हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास ऑप्टिक्स। हमारे जो चैप्टर चल रहा है ये चलेगा सेकंड चैप्टर। क्लियर पॉइंट बच्चों। आज चलेगा हम रिफ्रैक्शन के ऊपर। किस पे? रिफ्रैक्शन। देखिए बच्चों रिफ्रैक्शन क्या होता है। बच्चों थोड़ा बहुत हम पीछे एक बार देख लेते हैं। हम पढ़ के आए हुए हैं रिफ्लेक्शन। किसको पढ़ के आए हुए हैं? रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन हमने क्या पढ़ा है? रिफ्लेक्शन पढ़ा है बच्चों हमने बाउंसिंग बैक ऑफ ए रे। एक रे का बाउंसिंग बैक हो जाना, यानी कि एक मीडियम को टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाना, क्या कहलाता है बच्चों? रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। तो आज हमने उसके बच्चों फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। तो आज हमने ऐसे ही रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है बच्चों? बेंडिंग ऑफ ए रे। बेंडिंग ऑफ ए रे when it goes from one medium to another medium, when it goes from one medium to another medium। देखिए बच्चों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस है, स्पेलिंग में भी है और जो आज हम करने वाले हैं उसके अंदर भी है। क्लियर पॉइंट बच्चों। हम यहाँ पे भी रे को लेकर चलेंगे। यहाँ पे भी रेस का काम ये सारा। तो बेंडिंग ऑफ ए रे, एक रे का बेंड हो जाना व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कैसे? देखिए बच्चों हमारे पास तीन केस हैं। हम तीन केस लेने वाले हैं। जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था? ये हमारा क्या बच्चों? मिरर। क्या ये? मिरर। और रे आई और उसी मीडियम में टकरा के वापस चली गई। रे आई और उसी मीडियम में टकरा के वापस चली गई। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों? ये कैसा होता है? ये कैसा होता है? देखिए ये मिरर है, यहाँ पे क्या ये पॉलिश सरफेस और ये क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके अंदर जो रे है आर पार नहीं जा सकती, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन इस केस में क्या होता है? जो मीडियम होता है बच्चों वो ट्रांसपेरेंट है। क्या ये मीडियम ट्रांसपेरेंट है? यहाँ पे मतलब कि जैसे ऊपर एयर है, नीचे वाटर, ऊपर एयर है नीचे ग्लास। बस में आ गई। ऊपर एयर नीचे वाटर, ऊपर एयर नीचे ग्लास, ऊपर ग्लास नीचे एयर, ऊपर ग्लास नीचे वाटर, समथिंग कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मीडियम होगा बच्चों वो ट्रांसपेरेंट होगा। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे क्या था? मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं था। ट्रांसपेरेंट मीडियम यहाँ पे नहीं था। क्लियर पॉइंट। इसलिए रे क्या हुई? बाउंसिंग बैक, उसी मीडियम में टकरा के वापस आ गई। तो एक रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी कि एयर क्या है? कोई मीडियम वन है। एयर क्या है? मीडियम वन। वाटर क्या बच्चों? मीडियम टू। एयर मीडियम वन है, वाटर मीडियम टू है। एयर मीडियम वन है, ग्लास कोई दूसरा मीडियम है। अगर कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई, जैसे बच्चों ये क्या है? एयर से वाटर के अंदर आई, एयर से वाटर के अंदर आ रही है। तो इस नोट करो बच्चों, जैसे ही एयर से वाटर के अंदर आएगी इसका मतलब क्या है? मीडियम चेंज हो रहा है। अगर ये मीडियम यहां पे ना होता तो साफ सी बात ये है कि इस रे को इस पाथ पे जाना था। डॉटेड लाइन का मतलब ये है बच्चों कि इस पाथ पे होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में होता क्या है? रियलिटी में ये रे बेंड हो जाती है। क्या होती है? बेंड हो जाती है। किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट। ये कोई रे है बच्चों एयर के केस में। यहां पे क्या बच्चों? एयर। मीडियम वन ग्लास क्या है? मीडियम टू को दूसरा मीडियम है। एयर, वाटर, ग्लास, ऑयल, ये सारे क्या है बच्चों? मीडियम। जैसे एक एयर क्या आई? एयर से ग्लास के अंदर आई। एयर से कोई रे है, एयर से ग्लास में आएगी, ये भी क्या होगी बच्चों? बैंड। क्या होगी? बैंड। क्लियर पॉइंट। लेकिन अगर कोई रे ग्लास से एयर में, ग्लास से एयर में, तो क्या होता है? देखिए यह ऐसे आ रही थी, इस रे को जाना ऐसे चाहिए था। देखो तीनों केस ध्यान से समझिए। इस केस में डॉटेड लाइन की तरफ
रे को जाना चाहिए था। अगर ये मीडियम बीच में ना आता, अगर ये मीडियम बीच में ना आता तो रे का पाथ ये था जो डॉटेड लाइन का है। अगर ग्लास बीच में ना आता, ये रे ऐसे आ रही थी, तो डॉटेड लाइन वाला पाथ था। ग्लास से जैसे एयर के अंदर है, ग्लास से एयर के अंदर है तो क्या होगा बच्चों, तो ये डॉटेड लाइन वाला पाथ था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ग्लास से एयर में आने से जो रे है वो दूर होगी नॉर्मल से, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड एयर से ग्लास में आने पे नॉर्मल की तरफ, एयर से वाटर में आने पे नॉर्मल की तरफ। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो आपने एक चीज देखी यहाँ पे कि रे का क्या हो रहा है, बेंडिंग, रे का क्या हो रहा है, बेंडिंग। और बेंडिंग किस तरीके से हो रही है, या तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है, या वो नॉर्मल की से दूर जा रही है, या वो नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है, या फिर वो नॉर्मल से दूर जा रही है। आई थिंक बच्चों आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। बेंडिंग ऑफ रे, एक रे का बेंड हो जाना, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। क्लियर पॉइंट बच्चों। आई थिंक आपको सारा टॉपिक यहाँ तक का समझ में आ चुका होगा। अब हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप लेने जा रहे हैं हम। इसका डस्टर यूज कर लेते हैं एक बार। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या केस देखे, दो केस देखे। क्या, जब एक रे एयर से ग्लास में आए और एक रे ग्लास से एयर में आए। तो हमने क्या देखा, यहां पे एंगल क्या बनेगा, आई, यहां पे एंगल क्या बनेगा, आर, यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, आई, और यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, आर। आई इज ग्रेटर देन आर, आई इज लेस देन आर, आई इज लेस देन आर। देखिए बच्चों, हमने क्या देखा, एयर से ग्लास में आई तो जो रे है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, और ग्लास से एयर में जाएगी तो जो रे है वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। यानी कि जो यहाँ पे एंगल है वो आई बड़ा है आर से, और वहां पे जो एंगल है वो आई छोटा है आर से। यहाँ पे देखिए बच्चों, जो रे आ रही है, जो रे आ रही है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये हम पढ़ के आ चुके हैं, इंसिडेंट रे। और ये वाली कौन सी है बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड। देखिए बच्चों, पिछली बार क्या था, इंसिडेंट रे, जो रे आ रही थी उसको हमने पिछली बार भी इंसिडेंट रे बोला था और अभी भी इंसिडेंट रे ही बोल रहे हैं। और जो रे जा रही है, पिछली बार जो टकरा के गई थी उसको रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा था। और यहाँ पे क्या बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। फिर बच्चों याद करो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना था उसको क्या बोला था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे आई क्या बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल, या इसका नाम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टेड एंगल। क्लियर पॉइंट बच्चों, ठीक है। तो एयर से ग्लास में नॉर्मल की तरफ बेंड होना और ग्लास से एयर में नॉर्मल से दूर हो जाना। क्लियर पॉइंट। तो इसके सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, क्वेश्चन ये है बच्चों, ऐसा हुआ क्या, ऐसा क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे अगर एयर से ग्लास में तो नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है और ग्लास से एयर में नॉर्मल से दूर हट रही है, वाई, ऐसा क्यों होता है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, मीडियम दो टाइप के होते हैं, जो मीडियम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, रेयर, और एक क्या होता है, डेंसर। एक रेयर और एक डेंसर। रेयर मीडियम क्या होता है बच्चों, रेयर, रेयर वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो, और डेंसर क्या होता है बच्चों, जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। रेयर एंड डेंसर दो टाइप के मीडियम होते हैं, यानी कि एक रेयर एक डेंसर। डेंसर में क्या होता है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट कम, एंड रेयर में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा। देखिए बच्चों, सी से हम स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करते हैं। सी क्या है बच्चों, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी जो भी लाइट, स्पीड ऑफ लाइट होगी, जो भी स्पीड ऑफ लाइट होगी
उसको हम सी से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट को छोड़ के बाकी जो भी स्पीड होगी उसको हम वी, स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट से और जितनी भी स्पीड होती है सारी कम होती है। सबसे ज़्यादा इस यूनिवर्स के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ही सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा है, और जितनी भी स्पीड है उन सब की जो स्पीड होगी बच्चों स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है। तो सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट। तो दो टाइप के मीडियम बच्चों, एक क्या है रेयर और एक क्या डेंसर है। रेयर मीडियम क्या होता है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है ज़्यादा, और डेंसर मीडियम क्या होता है बच्चों जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है कम। देखिए ध्यान से, अब अगर हम एग्जांपल देखें भाई एयर में क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी कम। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या है कम, और एयर में क्या है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा। अगर आप कंपैरिजन करेंगे एयर और ग्लास के अंदर, अगर कंपैरिजन करें, एक रे है बच्चों वो एयर से चलती हुई आ रही है, एयर में चलती हुई आ रही है, तो एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसी स्पीड ऑफ लाइट की बात करें ग्लास के अंदर तो ये हो जाती है बच्चों 2.55 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर पॉइंट। अगर आप इसका एक छोटा मोटा डेमो यानी कि खुद भी करना चाहें तो आप एग्जांपल तौर पे कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट। जैसे स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या होती है ज्यादा, वाटर में कम, ऑयल में उससे कम, और ग्लास में सब ज्यादा। एयर में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा, वाटर में उससे कम, ऑयल में सबसे कम, और ग्लास में सबसे कम। क्लियर पॉइंट है बच्चों। अगर मैं आपको बोलूं भाई एक मैदान है, खुला मैदान में, उसमें भागिए क्योंकि वहां पे एयर ही एयर है, आप एयर में भागेंगे तो आपकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड ज्यादा हो जाएगा। आप 100 मीटर भागते हैं 20 सेकंड के अंदर, 100 मीटर भागते हैं 20 सेकंड्स के अंदर। अगर वहां पे अगर हम अपने गोडे इतना पानी, यानी कहते हैं ना गोडे गोडे पानी, अगर भाई इसके अंदर भाई भागने के लिए बोले, अगर आपको उसके अंदर भागने के लिए बोले तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, वो 100 मीटर आप 20 सेकंड्स में कवर नहीं कर पाएंगे। 100 मीटर आप 20 सेकंड में कवर नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर उसी मीडियम को हम एयर वाटर छोड़ के ऑयल में कन्वर्ट कर दें, अगर आपको ऑयल में भागने के लिए बोले तो आपकी स्पीड और कम हो जाएगी, और ग्लास के अंदर तो सबसे ज्यादा कम हो जाएगी। तो बच्चों स्पीड ऑफ लाइट एयर में सबसे ज्यादा, वाटर में उससे कम, ऑयल में उससे कम, और ग्लास में सबसे कम। तो हमने क्या देखा, रेयर क्या होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, और डेंसर क्या होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, और सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट अगर एयर में देखें 3 × 10⁸, और ग्लास के अंदर 2.55 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर पॉइंट। तो ये चीज नोट करो बच्चों ध्यान से, जो मैंने सारी बातें बताई आपको। सबसे पहले देखते हैं, यहां पे लाइट एयर से ग्लास में आ रही, एयर से ग्लास में आ रही, इसका मतलब मैंने क्या बताया, एयर क्या है यहाँ पे एयर रेयर है, एंड ग्लास क्या है डेंसर है। ग्लास क्या है डेंसर है। ऊपर क्या बच्चे ग्लास कैसा है डेंसर, और एयर क्या है रेयर, एयर क्या है रेयर। ऐसे नोट करो ध्यान से, अगर कोई रे रेयर से डेंसर में, रेयर से डेंसर में, देखिए बच्चों जो भी रे बेंड होती है, उसको हम रेयर और डेंसर के हिसाब से देखते हैं, रेयर और डेंसर के हिसाब से देखते हैं। अगर रेयर से डेंसर में आ रही हो तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या जाती है कम हो जाती है। अगर कोई डेंसर से रेयर में जा रही हो तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी ज्यादा, और वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। अब ये अगर आपने देखिए जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं इस कहानी से कोई रिलेशन नहीं है, वैसे आप समझने के लिए अपने दिमाग में इमेज बना सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, कोई बच्चा है, कोई बंदा है, वो 100 की स्पीड से बाइक भगा रहा है, कोई बंदा 100 की स्पीड से बाइक भगा रहा है, सही है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है ज्यादा, बहुत ज्यादा स्पीड है। लेकिन अगर उसकी स्पीड कम हो जाए, मतलब क्या बोलेंगे भाई 60-70, तो इस स्पीड को क्या बोलते हैं नॉर्मल, यानी कि जो हाई स्पीड थी वो नॉर्मल होगी, वो जो हाई स्पीड थी कैसे होगी नॉर्मल। यानी कि अगर कोई एयर से ग्लास में आएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि जो रे होगी वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। अब बंदो यहाँ पे देखो, अगर ग्लास से एयर में जाएंगे यानी कि डेंसर से रेयर में जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी ज्यादा,
यानी कि कोई 60-70 पे था, उसने 100 की स्पीड कर दी, मतलब वो नॉर्मल से दूर हट गया, नॉर्मल से दूर हट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रे है वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अगर ग्लास रेयर डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, अगर रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, रेयर एंड डेंसर मीडियम। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि एक मीडियम की भी प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की भी प्रॉपर्टी होती है। देखिए क्वेश्चन ये हो गया, अगर हम 3 केस ले लें, 3 केस 1 2 3, एयर एयर एयर, वाटर ऑयल ग्लास, हमने 3 केस ले लिए, हमने 3 केस ले लिए। ऊपर तो एयर है और नीचे क्या, वाटर ऑयल ग्लास। अगर हम यहां पे देखें, ऊपर क्या हो गया, रेयर रेयर रेयर, नीचे डेंसर डेंसर डेंसर, सही है। अगर रेयर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, अगर रेयर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, अगर रेयर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। क्वेश्चन ये बच्चों, किसमें ज्यादा मुड़ेगी और किसमें कम मुड़ेगी, किसमें ज्यादा मुड़ेगी और किसमें कम मुड़ेगी। क्लियर पॉइंट है बच्चों? हमें पता है कि ये और 3 चीज हैं, ये कम डेंसर है, ये इससे ज्यादा डेंसर, सबसे ज्यादा डेंसर, तो इसमें सबसे ज्यादा मुड़नी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है बच्चों, किस प्रॉपर्टी के हिसाब से, सब्सटेंस की कोई कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से सबसे ज्यादा यहां मुड़ेगी, उससे कम यहां मुड़ेगी और सबसे कम यहां मुड़ेगी। देखिए बच्चों, जब भी रे कोई बैंड होती है तो उसके ऊपर डेंसिटी का कोई रोल नहीं होता, डेंसिटी का कोई रोल नहीं होता जब भी रे मुड़ती है। क्लियर पॉइंट? तो एक प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बता रहा हूं, उसका नाम बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बिहाफ के ऊपर ही जो लाइट होती है वो बेंड होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे ही लाइट क्या होती है, बेंड होती है। कैसे? देखिए एक रे है आई, इसका पाथ ये था, इसको जाना इस तरफ चाहिए था, ये इतना मुड़ गई, ये इतना सो जाता है। यहाँ पे एंगल θ1, यहाँ पे एंगल θ2 और यहाँ पे एंगल θ3। हमने क्या देखा बच्चों, θ1 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3। हमने देखा बच्चों कि भाई डेंसर के केस में सबसे कम एंगल बनता है। तीनों डेंसर हैं, कंपैरिजन ऑफ अपर मीडियम, जो लोअर मीडियम है अगर ऊपर वाले मीडियम से कंपेयर करें तो तीनों क्या डेंसर हैं। तो लाइट देखिए बच्चों, जो रे है सबसे ज्यादा बेंड होती है ग्लास में, उससे कम बेंड होती है ऑयल में और उससे कम बेंड होती है वाटर के अंदर। क्लियर पॉइंट? तो कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों क्या है, आप लिख सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, या फिर इट इज एबिलिटी ऑफ ए मीडियम। इट इज एबिलिटी ऑफ ए मीडियम, मीडियम की एबिलिटी, इट इज कैपेसिटी ऑफ ए मीडियम, मीडियम की कैपेसिटी टू बेंड ए लाइट, लाइट को बेंड करने के लिए। इट इज एबिलिटी ऑफ मीडियम। मैं लिख देता हूं ऊपर, इट इज एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू बेंड ए लाइट। इट इज एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू बेंड ए लाइट। लाइट को बेंड करने की जो एबिलिटी है, समर्थता है, क्लियर पॉइंट, वो क्या कहलाएगी बच्चों, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब ग्लास सबसे ज्यादा कैपेबल है, एबल है, कैपेसिटी रखता है लाइट को बेंड करने की, उससे कम ऑयल की कैपेसिटी है और सबसे कम वाटर की कैपेसिटी है लाइट को बेंड करने की, लाइट को बेंड करने की। तो साफ सी बात है बच्चों, जो सबसे लाइट बेंड होगी ना, एयर से अगर वाटर में आ रही है तो कम बेंड होगी, एयर से ऑयल में जा रही है तो उससे थोड़ा और बेंडिंग हो जाएगी, थोड़ा और बेंडिंग बढ़ जाएगी, और एयर से ग्लास में हो रही है तो सबसे ज्यादा बेंड होगी। अब क्योंकि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3, ऑयल का μ2 एंड वाटर का μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं। किससे? म्यू से। यू को स्टाइलिश बना दो, यू को स्टाइलिश बना दो। कई बार बुक्स के अंदर एन से भी डिनोट किया जाता है, एन से भी डिनोट किया जाता है, क्लियर पॉइंट, और यू स्टाइलिश से डिनोट किया जाता है। मैं यू स्टाइलिश से डिनोट करता हूं, म्यू। तो बच्चों वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ऑयल का μ2 एंड ग्लास का μ3।
हमने क्या देखा बच्चों कि भाई μ3 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यानी कि सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है ग्लास का, उससे कम ऑयल का और सबसे कम वाटर का। तो सबसे ज्यादा बेंड कहां पे होगा बच्चों? ग्लास के केस में, उससे कम वाटर के केस में, ऑयल के केस में, और उससे कम वाटर के केस में। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो ये था बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू बेंड ए लाइट। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू बेंड ए लाइट। लाइट को बेंड करने की एबिलिटी क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन। क्लियर पॉइंट? और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? दो, जब एक रे रेयर से डेंसर में जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और एक रे जैसे डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। दो टाइप के मीडियम होता है, एक रेयर और एक डेंसर। रेयर से डेंसर में आएगी नॉर्मल की तरफ, मैं बता चुका हूं। अब मैंने फिर क्या बताया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बताया बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू बेंड ए लाइट। क्लियर पॉइंट? ये है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू टाइप का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू टाइप का है बच्चों। कौन कौन से टाइप का? नंबर 1 एब्सोल्यूट, सेकंड रिलेटिव। टू टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एक क्या है बच्चों? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखिए आगे इसके डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सिंपल डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? इसको डिनोट करते हैं जैसे 1 μ2 2 μ1 2 μ1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। क्लियर पॉइंट? इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, जैसा आप कमेंट करें। बहुत बार बुक्स में n से डिनोट किया जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, यानी कि जो बिल्कुल साथ चिपका हुआ होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 यानी कि जो नीचे होता है, कंपैरिजन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 जो ऊपर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। क्लियर पॉइंट? और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर पॉइंट? देखिए 1 μ2 किसके बराबर होता है? μ2 by μ1, μ2 by μ1, एंड सिमिलरली 2 μ1 किसके बराबर होता है? μ1 by μ2, μ1 by μ2। यानी कि अगर हम बात करें 1 2 की, 1 μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब 2 वाला ऊपर 1 वाला नीचे, 1 वाला ऊपर 2 वाला नीचे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 रेशियो ऑफ टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। क्लियर है बच्चों? तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशंस और भी होती हैं, आप इसको बुक में पढ़ेंगे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। इसके जैसे लैम्डा के केस में भी फार्मूला होता है, मैं चाहता हूँ आप खुद पढ़ें। लैम्डा यानी कि वेवलेंथ के केस में भी एक फार्मूला होता है, मैं चाहता हूँ आप खुद पढ़ें ताकि आपको पता चले कि बुक्स में क्या लिखा रखा है, और जो चीज ना आए हम उससे पूछ सकते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर पॉइंट बच्चों? ये था। अब आता है बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आ गया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 1 क्या है बच्चों? द रेशियो ऑफ sin i to the sin r, sin i to the sin r always a
constant and is equal to the refractive index. The ratio of sin I to the sin R is equal to a constant and is equal to refractive index. mu1 sin I, mu2 sin R. स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं उसको? देखिए बच्चों, रिफ्रैक्शन का पहला नियम, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ sin A to the sin R ऑलवेज ए कांस्टेंट, हमेशा एक कांस्टेंट होगा, एंड इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और किसके बराबर होगा ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। यानी कि sin I to the sin R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि म्यू इक्वल टू mu2 by mu1, एंड यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो mu1 sin I इज इक्वल टू mu2 sin R। क्लियर पॉइंट बच्चों? अब ये म्यू मैंने ऐसे कैसे लिखा हूं? ये बच्चों ये है 2mu1, यानी कि सब तो अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था कि 2 वाला ऊपर, ये वाला नीचे। मैंने इसको ऐसे क्या लिखा, देखिए, देखिए बच्चों, एक रे है, वो जैसे रेयर से डेंसर में जा रही है, क्योंकि लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, तो रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है। क्लियर पॉइंट? तो जिस नोट करो, रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो आर छोटा आई बड़ा है। तो बच्चों जिस मीडियम में आई होता है, एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, जिस मीडियम में आई होता है mu1 उसी मीडियम का होगा। यानी कि आप उल्टा बोल सकते हो, जहां पे mu1, जो मीडियम आपने mu1 लिया है उसमें I बनेगा, और जिस मीडियम में mu2 है, यानी कि जो मीडियम mu2 है उसमें R बनेगा। मतलब क्या? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 के कंपैरिजन में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? mu2 by mu1। और ये है बच्चों स्नेल्स लॉ। आपको स्नेल्स लॉ ये वाला याद रखना है, हमेशा जो स्नेल्स लॉ लगेगा बच्चों ये वाला लगेगा, कभी कभी ये लगेगा, वो वाला लगेगा, वरना स्नेल्स लॉ ये है बच्चों कि mu1 sin I is equal to mu2 sin R, यानी कि 1 के साथ I, 2 के साथ R। It's a Snell's law. The ratio of sin I to the sin R always a constant and is equal to refractive index. Clear point बच्चों? It is a Snell's law। और ये बात पक्का दिमाग में बिठा लो कि जहां पे मीडियम mu1 होगा, यहाँ पे I जहां पे बनेगा वहां mu1 होगा, और R जहां पे होगा वो मीडियम 2 होगा। I जहां पे होगा वो mu1 होगा, R जहां पे होगा वो mu2 होगा। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ऐसी गड़बड़ें होने वाली हैं जहां पे मीडियम को लेके बच्चों के दिमाग में परेशानी हो जाती है। बच्चों, नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, जो कि आप कर भी चुके हो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। तीनों क्या होंगे बच्चों? एक ही प्लेन के अंदर होंगे। ये आपने कर चुके हैं। क्लियर पॉइंट बच्चों? देखिए बच्चों, आज हमने किया है रिफ्रैक्शन एंड उसकी मीडियम के बारे में, रेयर डेंसर, रिफ्रैक्ट इंडेक्स, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्ट इंडेक्स, ये हम सब कुछ कर चुके हैं। क्लियर पॉइंट? आज हम नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों हमारा, क्या होगा? ग्लास स्लैब। किसका होगा? ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। क्लियर पॉइंट बच्चों? टाइम देख लेते हैं बच्चों एक बार, फिर टाइम देखिए, मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाएगी, बैटरी बहुत कम है। ये ग्लास स्लैब बच्चों, ठीक है, एक रे है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रे की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ,
ये हमारा नॉर्मल और ये किस तरफ हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर पॉइंट बच्चों, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा डायग्राम बनाइए। एक ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है बच्चों क्या होगी, टी। ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये एंगल आई, ये एंगल आर, टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी ये एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। देखिए ये रे ऐसे आ रही थी, ये रे ऐसे जा रही थी, इस रे को ऐसे जाना चाहिए था। अगर ग्लास स्लैब बीच में होता है ऐसे जाती है, लेकिन इस ग्लास स्लैब के बीच में आने से ये रे क्या हुई, थोड़ा पीछे की तरफ, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे तरफ से गई। अब हमने ये देखना है कि डी की वैल्यू क्या होगी, जो हम करने वाले हैं बच्चों नेक्स्ट टाइम पे, जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।